मेरे व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते रहते हैं और उन व्यूअर्स के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, एसआईपी बेहतर है या लमसम? नंबर 2, कि एसआईपी के लिए कुछ बेहतर फंड बताएं या लमसम के लिए कुछ बेहतर फंड बताएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एसआईपी और लमसम में से कौन सा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर है। जनाब, इन दोनों की तुलना इस तरह की तुलना है जैसे हम हाथी की तुलना घोड़े से करते हैं। आप नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी एनालिस्ट ने या किसी आपके एडवाइज़र ने कहा कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर है, और यदि आपके पास 10 लाख रुपए आज के दिन में अवेलेबल हैं और आप उस 10 लाख रुपए को एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ इसकी एसआईपी कर दें, तो जनाब ये करीब 8 से 9 साल के बीच लग जाएंगे पूरे फंड एग्जॉस्ट होने में। और इस हिसाब से जो आपका टारगेट स्कीम है, मान ली स्मॉल कैप कर में, जहाँ 20% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो जो पैसे आपके स्मॉल कैप में जा रहे हैं उसका तो 20% का XIRR मिलेगा। लेकिन जो फंड, रिमेनिंग फंड आपके खाते में रह जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू द लास्ट, ये 10 साल का यदि करते हैं तो 10 आखिरी 120 महीने के बाद, तो जनाब उस फंड जो खाते में रहते हैं उस पर 2 से 3% के आसपास का रिटर्न मिलता है। और दोनों और पूरे अमाउंट का यदि रिटर्न हम एवरेज वेटेड रिटर्न निकालें तो मालूम होगा ये रिटर्न काफ़ी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप का वो फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो फंड का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। कहने का मतलब ये है हमारा कि लमसम है तो आपको इन्वेस्टमेंट लमसम ही, एक साथ पैसे हैं आपके पास तो लमसम ही इन्वेस्ट करने चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल, यदि आप फ्रीलांसर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आप बिजनेसमैन हैं और आपकी इनकम एक महीने में 50,000 रुपये हैं और आपको लगता है कि 10,000 रुपये पर मंथ आप सेव कर सकते हैं। यदि कोई एडवाइज़र आपको ये सलाह देता है कि हर महीने इसका लमसम करो, तो जनाब साल में 12 बार आपको लमसम करना पड़ेगा। जनाब आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे या इसी में उलझे रहेंगे। हालांकि वो जो आप हर महीने 10,000 का जो लमसम करेंगे, बेसिकली वो एसआईपी ही तो है। लमसम का कहने का मतलब होता है एक बार हमने लंबे समय के लिए जमा करा दिया, फिर हो गया। हर दिन, हर महीने, हर 3 महीने के बाद यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही है, जिसका कि रिटर्न यदि पूरे का निकालें तो वो XIRR ही निकलता है। सो ये कहना, ये कंपेयर करना एसआईपी की और लमसम की, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हालांकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि दोनों को लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करें। उदाहरण के तौर पे, यदि आपने लमसम 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जनाब जैसे मैंने बताया कि इसमें जैसे ट्रेडिंग होती है तो हम कोशिश करते हैं कि कम दाम में खरीदें और अधिक दाम में बेचें। स्टॉक मार्केट में मार्केट बियरिश कब हुआ, इसके नीचे अब नहीं जाएगा या इसके ऊपर अब नहीं जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वॉल स्ट्रीट में एक कॉमन प्रोवर्ब है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। मतलब मार्केट की सर्वोत्तम ऊंचाई और जो डिप गया मार्केट इससे नीचे और नहीं जाएगा, ये कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। यदि खुदा न खास्ते आपने एस्टिमेट कर लिया तो इट इज़ नॉट योर एस्टिमेशन, इट इज़ जस्ट योर लक। सो यदि उदाहरण के तौर पे, क्योंकि आप टाइम मार्केट को नहीं कर सकते, तो आपने किसी पार्टिकुलर डे को इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है उस दिन मार्केट नीचा हो या ऊंचा हो। जनाब यदि मार्केट नीचा रहा, उसमें इन्वेस्ट किया तो कम एनएवी पे आपको यूनिट से लॉट हुई। और यदि उसको 10 साल के रखा तो चूंकि 10 साल में कुछ पार्टिकुलर सेगमेंट में मान लीजिए 15 से 20% के आसपास का रिटर्न मिलता है, तो जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन मार्केट बहुत नीचा था या बहुत ऊंचा था, ये 10 सालों में ये नलीफाई हो जाता है। और आप देखते हैं कि जिस दिन मार्केट बहुत नीचा था उस दिन भी इन्वेस्ट किया और 10 सालों के बाद का रिटर्न, और जिस दिन मार्केट ऊंचा था उस दिन इन्वेस्ट किया, उसके 10 सालों के बाद का रिटर्न, इसमें काफ़ी कम का फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं लमसम में वो ये हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सस्ते यूनिट्स में, सस्ते एनएवी में यूनिट्स तो परचेज कर ली, लेकिन जब आप रिडम्पशन करते हैं तो रिडम्पशन के दिन ये ध्यान रखना, यदि उस दिन मार्केट नीचा रहा तो जनाब आपके रिटर्न में फ़र्क पड़ेगा। सो लमसम के केस में एक
असुविधाएं, एक दिक्कतें ये हैं कि यदि आप कोई पर्टिकुलर डे को यदि आप रिडम्पशन चाह रहे हैं और उस दिन यदि मार्केट नीचा रहा तो पूरा 10 साल के मेहनत पे थोड़ी सी पानी तो फिर जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति ने 3 जून 2006 को रिडम्पशन किया होगा उसका रिटर्न कुछ और होगा, और जिसने 4 जून 2024 यानी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन यदि रिडीम किया होगा तो उनका रिटर्न कुछ और होगा। सो लमसम के केस में जो भी हो, दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि लंबा समय, और जिस दिन रिडम्पशन करना हो कोशिश ये करें कि रिडम्पशन उस दिन करें जिस दिन मार्केट ऊंचा हो। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक कॉमन चीज़ है, टाइम हॉरिजन लंबा होना चाहिए और कोशिश करने कि रिडम्पशन उस दिन करें जिस दिन मार्केट ऊंचा हो। ये कोशिश करना ऊंचा हो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद वो ऊंचाई पर नहीं जाएगा, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। लेकिन कोशिश करें कि नॉर्मल कोर्स में मार्केट भी लगता है कि बुलिश फेज में है तो उस टाइम रिडम्पशन आप करें। अब देखिए एसआईपी की बातें। एसआईपी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लमसम में देखा कि जिस दिन आपने 10 साल के लिए लमसम किया हुआ था, जिस दिन आपने परचेज किया यूनिट्स, उस दिन एनएवी क्या थी, यदि एनएवी कम थी तो नंबर ऑफ यूनिट्स अधिक मिले होंगे, और जिस दिन रिडीम किया आपने उस दिन यदि मार्केट ऊंचा था तो आपको बेहतर कॉर्पस मिलेंगे, मार्केट थोड़ा नीचा हो थोड़ा सा कम कॉर्पस मिलेगा। लेकिन एसआईपी के केस में डिफरेंट व्यूज़ हैं, बिकॉज इसमें 10 साल के लिए यदि एसआईपी आपने किया तो आपको 120 अपॉर्चुनिटी मिलेगी लमसम करने के लिए। हर महीने एक अपॉर्चुनिटी है लमसम करने की। सो हो सकता है कि 120 अपॉर्चुनिटी में कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली हो कि मार्केट नीचा हो तो आपको कम एनएवी का यूनिट्स मिला होगा, किसी दिन मार्केट ऊंचा हो तो आपको अधिक एनएवी का यूनिट्स मिला होगा। सो यदि 120 बार का देखें तो कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, नॉर्मल कोर्स में कम हो जाती है, बिकॉज 120 बार में कभी कम रहा होगा कभी अधिक रहा होगा। लेकिन लमसम में क्या है कि जिस दिन आपने इंटर किया मार्केट यदि उस दिन नीचा तो आपको अधिक यूनिट्स, उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन एसआईपी के केस में मंथली कर रहे हैं तो 10 साल में 120 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, 5 साल कर रहे हैं तो 60 टाइम्स मिलती है। सो आज हम, हालांकि ये बात भी सच है कि जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन यदि आप लमसम और एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक पर्टिकुलर फंड में पिछले 10 साल का यदि आप रिटर्न देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एसआईपी के केस में जैसे मैंने बताया कि दोनों में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लंबा समय और जिस दिन रिडम्पशन करें उस दिन मार्केट ऊंचा हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट लमसम पे अधिक होता है जबकि एसआईपी पे इसका इम्पैक्ट कम होता है। एसआईपी में किसी भी दिन एसआईपी करें, किसी दिन या और रिडीम करें आप उस दिन कोशिश करें जिस दिन मार्केट ऊंचा हो, वो बेहतर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके, एक लाइव एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में कौन सा बेहतर आपको जचता है। हालांकि ये बेहतर कौन सा है ये सब डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं कि लमसम तो तभी हो सकती हैं जब आपके पास पैसे हों, और एसआईपी तभी हो सकती हैं जब आपके पास लमसम के पैसे ना हों। सो लेकिन रिटर्न के लिहाज से हम दोनों की तुलना करेंगे एक लाइव एग्जाम्पल के साथ। इस बात की तुलना हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, यानी एसआईपी रिटर्न जिसको XIRR बोलते हैं और लमसम रिटर्न जिसको CAGR बोलते हैं, इसकी तुलना हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ करेंगे। और इस लाइव एग्जाम्पल के लिए हमने एक फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और वो फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस लाइव एग्जाम्पल में हमने डिफरेंट टाइम टेन्योर्स में, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हमने XIRR और CAGR HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का कंपेयर किया है। और इसके लिए हमने जो टाइम फ्रेम लिया हुआ है वो लिया हुआ है 31/8/2014 से लेकर 31/8/2024 तक, यानी पूरे 10 साल का। दूसरा टेन्योर लिया हुआ है 31/8/2014 से लेकर 4/6/2024 तक का, और तीसरा लिया हुआ है 31/8/2014 से लेकर 3/6/2024 तक का। इसमें देखा कि अपने एंट्री डेट जो एक ही है लेकिन रिडेम्पशन डेट अलग अलग है। 31/8/14 से लेकर 31/8/24 इसका मतलब पूरे 10 साल। 31/8 से लेकर 4/6 चूंकि इलेक्शन डेट का रिजल्ट था, उस दिन मार्केट काफी नीचे गिरा हुआ था तो उस दिन रिडीम किया हमने, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। और उसके एक दिन पहले जब मार्केट ऊंचा था उस दिन रिडीम करते तो क्या होता और इसका CAGR में क्या इंपैक्ट आता है,
हम देखते हैं कि यदि पूरे 10 साल 31/8/14 से लेकर 31/8/24 तक यदि होता तो CAGR 19.79% था, लेकिन 4/6 को यदि हम रिडीम किए होते, यानी करीब पौने 3 महीना पहले रिडीम किए होते, तो उसका CAGR 18.29%, और यदि उसके एक दिन पहले मीन्स इलेक्शन जिसका रिजल्ट जिसने आया था उसके एक दिन पहले रिडीम किए होते, ये 19.13% होता। जनाब ये 19.79, 18.29, 19.13 ये देख के लगता है कि स्लाइड डिफरेंस, लेकिन यदि हम ये माने कि 31/8 को जो डिफरेंट टाइम टेन्योर में हमने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए था, और जब उसको रिडीम किया ऑन द डिफरेंट डेट्स यानी 31/8/2024 को, 4/6/2024 को, 3/6/2024 को, तो 1 लाख की रकम यदि पूरे 10 साल हम किए होते 31/8/14 से लेकर 31/8/24 तक, तो कॉर्पस की रकम 6,08,000 के आसपास होती। यदि 4/6 को रिडीम किए होते यानी करीब पौने 3 महीना पहले रिडीम की होती तो ये 5,15,000 रुपए होती, और यदि उसके 4/6 के इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले रिडीम की होती तो 5,88,000 के आसपास कॉर्पस होती। अब जनाब देखिए 4/6 और 3/6 के बीच में केवल एक दिन का फर्क है। रिटर्न जो देखिए 18.29, 19.13, इट इज अराउंड 0.9% के आसपास, लेकिन अमाउंट वाइज जो है इट इज अराउंड 73,000। जनाब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और एक दिन के फर्क में आपको 73,000 का घाटा हो गया, 73,000 का फायदा हो गया। और नॉर्मल कोर्स है रेंडमली डेट जो 31/8/2024 लिया हुआ है, हमें ये पता नहीं कि मार्केट ऊंचा या नीचा है, रेंडमली हमने रिडीम कर लिया तो देखते हैं कि वो आता है 6,08,000, और यदि इलेक्शन डेट से यदि इसकी बातें करें तो हम देखते हैं इट इज अराउंड 93,000। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि लमसम के केस में ये रिस्क तो है कि हम किस दिन रिडीम करते हैं उसका इंपैक्ट आता है, परसेंटेज वाइज कम दिखता है, लेकिन यदि कॉर्पस से कंपेयर करें तो ये इसमें डिफरेंस अधिक होता है। अब इसी टेन्योर में यदि हम XIR की बातें करें यानी SIP रिटर्न की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों ही टेन्योर में 31 जो पूरे 10 साल के थे, जो 10 साल में से पौने 3 महीने कम थे, और तीसरा टेन्योर जो कि 4/6 से एक दिन पहले 3 जून 2024 को थे, तो हम देखते हैं तीनों ही टेन्योर में जो रिटर्न का परसेंटेज है इट इज 22.61। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि इसमें हालांकि 4/6 को मार्केट काफी नीचे गिरा था, 3/6 को ऊंचा था, इतना ऊंचा नीचा होने से उनके 10 साल के XIR पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यदि अधिक ऊंचा या नीचा होता तो फर्क पड़ता, लेकिन यदि फर्क भी पड़ता तो काफी कम का फर्क पड़ता, इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि लमसम केस में दिख रहा है कि मिनिमम 18.29% और मैक्सिमम जो है 19.79%। इसका मतलब 2-3 चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे। पहला चीज कि SIP और लमसम दोनों अलग अलग चीजें हैं, यदि मौका मिले आप SIP ही करें। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि यदि हमारे पास लमसम मनी है तो हम क्या करें। तो पहला अपॉर्चुनिटी में जितना आपको डिफरेंस दिख रहा है इतना रिस्क यदि लेना, इतना डिफरेंस यदि लेना चाहते हैं तो आप एक साथ किसी भी दिन इन्वेस्ट कर दें। कोशिश करें कि मार्केट नीचा हो, हालांकि ये बताना कि बहुत मुश्किल है कि मार्केट नीचा है कि ऊंचा है, जो भी करें वो कर दें। लेकिन यदि थोड़ा सा और फाइन ट्यून करना चाहते हैं तो बेहतर है कि लमसम ना करें, आप सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान मतलब STP करें। और STP के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि STP में जो करेंगे तो यदि उस लमसम फंड को सेविंग फंड में डाल के रखेंगे या STP करेंगे तो STP में जो एवरेज वेटेड रिटर्न होगा वो सेविंग में रखने की तुलना में अधिक होगा। इट इज ओनली बिकॉज कि सेविंग में जब फंड रिमेनिंग फंड रहते हैं उसमें करीब 2.5-3% के आसपास मिलता है, लेकिन यदि उस फंड को आप लिक्विड फंड में देके STP लगा देंगे तो जो रिमेनिंग फंड लिक्विड फंड में होंगे उसका रिटर्न 5-6% के आसपास तो मिल जाते हैं। तो कंपेरेटिवली ये बेहतर रिटर्न मिलता है। हालांकि जैसा मैं कहता हूं कि आप SIP करें, लमसम करें, STP करें, ये निर्णय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का अपना अपना होता है जो डिपेंड करता है उसके डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो यहां भी निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।